नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अन्नू कपूर हाजिर हूँ आपके साथ उस सुहाने सफ़र पर चलने के लिए जिसमें आप सुनेंगे गुज़रे ज़माने के मीठे नगमे और फिल्मी दुनिया की कहानियाँ। इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। फिल्में हमारे समाज में मनोरंजन का मुख्य माध्यम रही हैं। उसी तरह से फिल्मों से जुड़ी बातें भी हमारे देश में प्राइम टाइम की खबरें बनी रहती हैं। फिल्मों से जुड़े किस्से कहानियाँ सुनने में सबको बड़ा मज़ा आता है, और अगर ये किस्से कहानियाँ सही हों, सच्चे हों, तो बात ही कुछ और हो जाती है। आज भी कुछ रोचक मगर सत्य कथाएं लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज मैं सुनाऊंगा ग्रेट सिंगर तलत महमूद साहब के बचपन का एक वाकया, जब वो एक बार स्टेज पर गाते गाते घबरा गए। घबराहट बहुत ज़्यादा बढ़ गई और हूटिंग होने लगी। हूटिंग की वजह से वो इतने मायूस हो गए, इतने डर गए कि उन्होंने पब्लिक के सामने गाना बंद कर दिया। ये कहानी भी आज के शो में, और बताऊंगा कि किन शर्तों पर शमशाद बेगम जी को उनके वालिद साहब ने प्रोफेशनली गाने की इजाजत दे दी। किन शर्तों पर, ये शर्तें क्या थीं और शमशाद बेगम ने कितना इन शर्तों का पालन किया, ये कहानी भी आज ही। इसके अलावा आज बताऊंगा राज कपूर की फिल्म संगम के उस गीत के बारे में भी, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच और रशियन भाषा के शब्दों का उपयोग किया गया है। यह गीत कौन सा था और इस गीत के बनने की कहानी भी आज के ही शो में। साथ साथ आज एक टीजर के माध्यम से गुजराती के वरिष्ठ लेखक रजनी कुमार पंड्या की पुस्तक आपकी परछाइयां से लिया गया एक विवरण, एक कहानी, एक हिंट, जिसमें रजनी कुमार पंड्या ने अपनी किताब आपकी परछाइयां में यह लिखा है कि ग्रेट एक्ट्रेस नरगिस और नेहरू परिवार के बीच में क्या पारिवारिक रिश्ता था। रजनी कुमार पंड्या की किताब आपकी परछाइयां का रेफरेंस है, पूरी कहानी उसमें है, लेकिन फिर भी मामला थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, इसलिए हमारी रिसर्च टीम हर एंगल से शोध करने की कोशिश कर रही है। तलत महमूद साहब लखनऊ के रहने वाले थे। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम अलीगढ़ में पूरी की, जहां वो अपनी फूफी बुआ के साथ रहते थे। पढ़ाई के साथ साथ वो भातखंडे विद्यालय से गायन भी सीख रहे थे। उस जमाने के ज्यादातर गाना सीखने वालों की तरह वो भी सहगल के गाने से बहुत प्रभावित थे और उनको इमिटेट करने की कोशिश भी किया करते थे। उनकी कोशिश, उनकी आवाज लोगों को बहुत पसंद आती थी, और अक्सर तलत साहब को उनके जानकार, रिश्तेदार शादी, जन्मदिन जैसे घरेलू कार्यक्रमों में गाने के लिए दावत दिया करते थे। एक रोज की बात है, उन्हें अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के प्रोग्राम में बुलवाया गया और फरमाइश की गई कि गालिब की कुछ गजलें सुनाएं। उस वक्त तलत साहब 14-15 साल के रहे होंगे। सबसे पहले तलत महमूद ने मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की गज़ल पेश की। नुक्ताची है गम दिल उनको सुनाए न बने, क्या बने बात जहां बात बनाए न बने। गाना शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही वो इसी गज़ल के एक शेर पर पहुंचे, गैर फिरता है लिए यूं तेरे खत को कि अगर, गैर फिरता है लिए यूं तेरे खत को कि अगर कोई पूछे कि ये क्या है तो छुपाए न बने। जब ये मिसरा गाने की बारी आई तो वो अचानक ब्लैंक हो गए और इसकी अगली लाइन भूल गए। ब्लैंक होने की वजह से शायद थोड़ा सुर से भटक भी गए। सुनने वाले थोड़े से इंपेशेंट हो गए और उसी इंपेशेंस में किसी ने सीटी बजा दी। एक सीटी बजी, दूसरी सीटी बजी,
सीटियां बजने लगीं और देखते देखते हूटिंग शुरू हो गई। 14-15 साल का बालक तलत महमूद यह मंजर देखकर इस हालत उनकी इतनी खराब हो गई कि वो स्टेज पर ही रोने लगे। कुछ लोग उन्हें स्टेज से बड़ी मुश्किल से उतार कर नीचे लाए, हिम्मत बंधाई, लेकिन तलत महमूद का हाल तो बेहाल हो चुका था। खौफ घर कर गया। इसी माहौल में किसी ने तलत से यह तक कह दिया कि गाना नहीं आता तो स्टेज पर गए क्यों। इसी माहौल में किसी ने तलत से यह तक कह दिया कि गाना नहीं आता है तो भाई स्टेज पर क्यों गए। कसम खा लो आज के बाद स्टेज पे नहीं जाओगे, पब्लिक में नहीं गाओगे। वो माहौल, वो हुटिंग, वो मायूसी, और उस आदमी की पब्लिक में गाना नहीं गाने वाली बात तंज तीर की तरह चुभ गया तलत के दिल में। और नतीजा यह हुआ कि अब वो संगीत और गाने के नाम से ही डरने लगे, हर फंक्शन में जाने से बचने लगे। खौफ बैठ गया कि पब्लिक के सामने गाना उनके बस की बात नहीं है। ऐसे में बालक तलत को हिम्मत दिलवाई बुआ जी ने, फूफी ने। बड़ा समझाया, मनाया। फूफी की वजह से तलत साहब का खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लौट आया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करते ही जब वो लखनऊ लौटे तो फूफी ने अपने भाई पर यानी कि तलत साहब के वालिद पर दबाव डाला और दबाव डालकर उनका एडमिशन मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक में करवा दिया। वो वक्त वक्त पर अपने भतीजे तलत की हौसला अफजाई करती रहीं, हिम्मत बढ़ाती रहीं, और धीरे धीरे तलत महमूद द स्टार बन गए। वापस आकर बताऊंगा किन शर्तों पर शमशाद बेगम को उनके वालिद साहब ने प्रोफेशनली गाने की इजाजत दे दी। शमशाद जी की ये कहानी बस थोड़ी ही देर में आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। बात शमशाद बेगम की। शमशाद बेगम को बचपन से ही गाने का शौक था और उन्होंने संगीत शादी ब्याह में होने वाले गाने बजाने को सुन सुनकर ही सीखा था। शमशाद बेगम के घर में गाने बजाने पर इस हद तक पाबंदी थी कि अगर कोई गुनगुनाते भी देख लेता था तो उनकी पिटाई कर दी जाती थी। सिर्फ नात या हम्द गाने की छूट हुआ करती थी। नातिया कलाम जो है वो हुजूर की शान में जो गाया जाता है, धार्मिक भजन जिसे आप कह सकते हैं। हम्द जो है वो एक प्रशंसा प्रशस्ति की कविता है। हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो नातिया कलाम है, भर्द झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, कुछ नवासों का सदका अता हो, बन के आया हूं दर पे सवाली, इसको नातिया कलाम आप कह सकते हैं। या रुख पे रहमत का झूमर सजाए, कमली वाले की महफिल सजी है, या इस करम का करूं शुक्र कैसे अता, मुझको मेरे नबी का मुती कर दिया, मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से अपने बरी कर दिया। शमशाद बेगम के पूरे घर में सिर्फ चचा जान ही एक थे जो हमेशा उन्हें हिम्मत बधाते थे, हौसला अफजाई किया करते थे, गाने की तारीफ किया करते थे। लेकिन चचा की भी हिम्मत नहीं थी कि वो बड़े भाई के सामने यानी कि शमशाद बेगम के वालिद के सामने कुछ कह सकें, शमशाद की तारीफ कर सकें, गाना गाने की इजाजत दे सकें। अब एक रोज हुआ यूं कि शमशाद बेगम के परिवार में आई एक शादी। सभी रिश्तेदार महिलाएं जनाने में बैठकर गाना बजाना कर रही थी, बन्नो तेरी बन्नो। शमशाद जी की उम्र उस वक्त तकरीबन 10 से 12 साल के आसपास रही होगी। वो भी जो एल्डरली लेडीज थीं, जो महिलाएं थीं, उनके साथ गाने लगी और गाते गाते इतनी खो गईं, इतनी मस्त हो गईं, इतनी डूब गईं कि बाकी की महिलाओं का गाना बंद होने के बावजूद वो अपनी धुन में चुटकियां बजाते हुए गाती चली गईं। वहां मौजूद सब लोग, सारी महिलाएं भौचक्की होकर उनकी सुरीली आवाज को सुनती रहीं। जब शमशाद बेगम की आंखें खुली और होश आया, गाना खत्म हुआ, तो उन गाना गाने वाली महिलाओं में से एक गायिका जो घर की कोई रिश्तेदार होंगी उनके पास आई और कहने लगी, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला भी कैसे कैसे नायाब हीरों को कहां कहां ला फेंकता है। साफ तौर पर तो उस महिला का इशारा
शमशाद बेगम की सुरीली आवाज की तरफ था। शमशाद जी की इस तारीफ को सुनकर मौजूद वहां चचा जान की भी हिम्मत बढ़ गई। उन्होंने अपने बड़े भाईजान यानी शमशाद के वालिद से शमशाद के गाने पर खुलकर बात करने का फैसला कर लिया। जब छोटे भाई की बात शमशाद के वालिद ने सुनी तो इनकार कर दिया और कहा कि नहीं नहीं, हरगिज़ ये नहीं हो सकता, छोटे लड़की जात है, लोग क्या कहेंगे। दोनों भाइयों में इस बात को लेकर काफी बहस छिड़ गई। खानदान की दुहाई दी गई, मजहब की दुहाई दी गई, लेकिन शमशाद के चचा ने यह कहते हुए शमशाद के वालिद को चुप कर लिया कि ये जो आवाज है, ये जो शीरी मिठास है जो उसके गले में बच्ची के, वो भी तो अल्लाह ताला ने उसे नवाज दिया है, और इस आवाज को बंद कर देना क्या अल्लाह की मर्जी के खिलाफ नहीं है। अब बड़े भाई चुप हो गए। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने शमशाद को गाने की इजाजत दे दी। लेकिन आगे जाकर जब उनके प्रोफेशनल रूप में गाने की बात आई तो वालिद साहब ने एक शर्त रख दी थी कि शमशाद को वो प्रोफेशनल रूप से गाने की इजाजत तब देंगे कि जब वो वादा करे, कौल करे कि ना तो वो कोई तस्वीर खिंचवाएगी, ना इंटरव्यू देगी, सिर्फ गाना रिकॉर्ड कराएगी और घर वापस आ जाएगी। मेरे मेहरबान दोस्तों, शमशाद बेगम ने अपने पूरे करियर में अपने वालिद की, अपने पिता की इस शर्त का पूरा सम्मान किया, अपने कौल को निभाया, और अपने पूरे करियर में इतने उरूज पर पहुंचने के बावजूद ना तो कोई इंटरव्यू दिया और ना ही फिल्म वालों के साथ किसी तरह के किसी फंक्शन में तस्वीर खिंचवाई। ये था कौल, ये था वादा। आफरीन, सलाम करता हूं शमशाद जी आपको। प्रोग्राम के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि हमने गुजराती के वरिष्ठ लेखक रजनी कुमार पंड्या की एक किताब आपकी परछाइयां का एक किस्सा हमारे सामने गुजरा कि पारिवारिक रिश्ते से जवाहरलाल नेहरू अभिनेत्री नरगिस के क्या लगते थे। इस बारे में चर्चा होगी थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। गुजराती के वरिष्ठ लेखक रजनी कुमार पंड्या ने विस्तार से अपनी पुस्तक आपकी परछाइयां में एक कहानी का रेफरेंस दिया है। उस किताब के हिसाब से जवाहरलाल नेहरू का पारिवारिक रिश्ता था अभिनेत्री नरगिस के साथ। हमने पढ़ा, हमारी रिसर्च टीम ने पढ़ा, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो कहानियां आपके सामने लाएं उसमें प्रामाणिकता हो, ऑथेंटिसिटी हो। इस वजह से किताब का रेफरेंस और राइटर के बारे में बताने के बावजूद हम ये ट्रिविया, ये कहानी आज आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमारी रिसर्च टीम इसकी प्रामाणिकता की, सत्यता की खोज करने में लगी हुई है। हर एंगल से क्रॉस चेक करना पड़ेगा। मामला थोड़ा गंभीर है, आसान नहीं है। मैं अपने सभी श्रोताओं से ये विनती करता हूं कि अगर उनके पास कोई रेफरेंस हो, कोई जानकारी हो, तो वो हमें फौरन SMS करें। हमारा नंबर है 55454। उस पे लिखिए बिग, देन स्पेस सुहाना सफर, एंड देन लिंक भेजिए, कोई ट्रिविया भेज दीजिए आप, ताकि हर तरफ से सत्य और प्रामाणिकता की जांच करने के बाद ही यह कंट्रोवर्शियल चीज आपके सामने लाई जा सके। छोटी बात नहीं है। किसी के ऊपर भी के बारे में बात करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। हम किसी को हर्ट नहीं करना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि आपके सामने जो बात है और जो सत्य है वो आपके सामने पहुंचे। और साथ साथ आप अपना रिस्पॉन्स दीजिए कि आप हमारे श्रोता, आदरणीय श्रोता, ये जानना चाहते हैं कि नहीं जानना चाहते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो हम बताएंगे, क्रॉस चेक करने के बाद, प्रामाणिकता की जांच करने के बाद। और अगर हमारे श्रोता चाहते हैं कि हम इस बात को यहीं पर, वो अफसाना जिसे अंजाम तक पहुंचाना मुश्किल हो, उसे एक मोड़ देकर, खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना, अच्छा, हम यहीं पर बंद कर देंगे। लेकिन आपके रिस्पॉन्स का इंतजार रहेगा। वापस आकर बात करूंगा राज कपूर की फिल्म संगम के उस गीत की जिसमें हिंदी
इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच और रूसी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। ये गीत कौन सा था, क्या थी इस गीत के बनने की कहानी, बताऊंगा थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। अब बात 1964 में बनी आर के बैनर की पहली रंगीन फिल्म संगम की। इसके ज्यादातर गाने सुपरहिट, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, ओ मेरे सनम मैं का करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया, और ये मेरा प्रेम पत्र पढ़ कर के तुम नाराज ना होना। सब एक से एक बढ़कर गीत, हिट गीत, अच्छे गाने। इन्हीं गीतों में एक गीत और भी था जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच और रूसी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। यह गीत था आई लव यू। इस गीत को राज कपूर साहब ने उस सिचुएशन में बैकग्राउंड में यूज किया था जब राज कपूर और वैजंती माला हनीमून के लिए यूरोप टूर पर हैं। इस गीत को गाया था बंबई के चर्च गेट स्टेशन के पास स्थित गैलॉर्ड रेस्टोरेंट में बजाने वाले ऑर्केस्ट्रा के एक सिंगर ने, जिनका नाम था विवियन लोबो। यह गीत किस तरह फिल्म में आया? हुआ यूं कि यूरोप में फिल्माए जाने वाले इन दृश्यों के पहले सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक रखने का सोचा गया था। पहले सोचा था कि बैकग्राउंड म्यूजिक रखेंगे यूरोप के जो शूट है, लेकिन राज जी ने आइडिया दिया कि क्यों ना बैकग्राउंड म्यूजिक की जगह बैकग्राउंड में एक सॉन्ग रख दिया जाए बगैर लिपसिंग का। अब उन्होंने ये बात शेयर की शंकर जयकिशन से। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये बैकग्राउंड का गाना किसी जो पॉपुलर सिंगर हैं, जो लता जी हैं, मुकेश जी हैं, रफ़ी साहब हैं, किशोर, इन सब की आवाज़ में नहीं होना चाहिए। आवाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ, जुदा होनी चाहिए। शंकर जयकिशन ने सुना और काम पे लग गए। संयोग देखिए कि एक दिन जयकिशन अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट गैलॉर्ड में थे, तो उन्होंने इस रेस्टोरेंट के ऑर्केस्ट्रा में गोवा के एक सिंगर को सुन लिया। नाम था विवियन लोबो। विवियन लोबो को सुनकर जयकिशन के मन में ख्याल आया कि जिस गीत की बात, जिस बैकग्राउंड स्कोर की या सॉन्ग की बात राज कपूर कर रहे हैं, अगर उस गाने को विवियन लोबो से गवाया जाए तो बहुत अच्छा होगा। आवाज भी बिल्कुल अलग है। यह आइडिया उनके दिमाग में आया और वो राज कपूर के पास गए। राज कपूर ने कहा कि ये जो धुन तुम गुनगुना रहे हो वो ठीक है, लेकिन गीत के बोल मुझे सिचुएशन के हिसाब से चाहिए। इसमें दोनों मियाँ बीवी हनीमून के लिए निकले हैं, तो कोई ऐसा हो कि वो कॉम्प्लीमेंट्री हो गाना। एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, आई लव यू, उसी को लेकर कुछ खेल जाओ। तो इस छोटे से मुखड़े को लेकर आई लव यू शंकर जयकिशन और उनके साथ लोबो ने काम किया और वर्कआउट करते करते बन गया एक मुखड़ा जिसमें 3-4 भाषाओं का प्रयोग किया गया था। दोनों वहीं पे यूरोप में जाते हैं और जो गाना बन के सामने आया उसमें इंग्लिश का आई लव यू है, हिंदी का इश्क इश्क है, रशियन भाषा का या लुबलुबाज है, जर्मन में इश लिबडिश है और फ्रेंच में जवू थेम है। इस तरह से गीत का मुखड़ा बन गया। एक बात जरूर आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आदमी कोई नई भाषा सीखता है तो सर्वे की रिपोर्ट आई है कि 100 में से 90% लोग किसी विदेशी भाषा का जो पहला शब्द या सेंटेंस सीखना चाहते हैं वो आई लव यू है। आई लव यू। आगे बात करेंगे सत्यजीत रे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने वाली, सम्मान देने वाली उनकी पहली फिल्म पौथेर पांचाली। इस फिल्म के निर्माण में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। पौथेर पांचाली की ये दुख भरी कहानी सुनने के लिए सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सत्यजीत रे दुनिया के बेहतरीन फिल्म मेकर्स में से एक माने जाते हैं।
अपनी पहली फिल्म पौथेर पांचाली से उन्होंने अपनी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बना ली थी। उनकी इस फिल्म को 11 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए थे। मगर इस फिल्म को बनाने में किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, आज उनके बारे में आपको बताता हूं। सत्यजीत रे जब पौथेर पांचाली बना रहे थे तो उन्हें फिल्म मेकिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बिल्कुल नए थे। यह पहली बात। दूसरी, उन्होंने जिस यूनिट के साथ काम किया उस यूनिट में भी ज्यादातर लोग उन्हीं की तरह नए थे। जैसे उनके कैमरामैन सुब्रतो मित्रा। सुब्रतो मित्रा एक स्टिल फोटोग्राफर थे जिन्हें मूवी कैमरे का कोई तजुर्बा नहीं था। उन्होंने तो बस उधार लिए हुए एक 16 mm के कैमरे पर मूवी कैमरे की प्रैक्टिस की थी। जब सत्यजीत रे इस फिल्म के राइट्स लेने के लिए पौथेर पांचाली के राइटर विभूति भूषण बंदोपाध्याय की विधवा के पास गए तो उनके पास किसी तरह की कोई स्क्रिप्ट नहीं थी। उनके पास उस वक्त एक नोटबुक थी जिसमें उन्होंने कुछ डायलॉग और फिल्म के कुछ सीन्स के स्केच बना रखे थे। उन्होंने वही दिखाकर विभूति बाबू की विधवा को राइट्स देने के लिए सहमत कर लिया। सत्यजीत रे ने इस फिल्म की मेकिंग के बारे में लिखा है कि एक तरफ तो ज्यादातर टीम नई थी और दूसरी तरफ फिल्म बनाने के लिए पैसे का अभाव। सत्यजीत रे के पास उस वक्त पौथेर पांचाली बनाने के लिए पैसा भी नहीं था। 2 साल तक उन्होंने फिल्म फाइनेंसर्स के चक्कर लगाए मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। आखिरकार हार कर उन्हें अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज गिरवी रखवानी पड़ी, कुछ रिश्तेदारों से पैसा उधार लेना पड़ा, कई रेयर एलपी रिकॉर्ड बेचने पड़े। उसके बाद भी जब सफिशिएंट फंड्स इकट्ठा नहीं हुआ तो उन्होंने अपनी वाइफ विजया के गहने भी गिरवी रखवा दिए। वो पैसा भी खत्म हो गया, फिल्म अधूरी रह गई। तब उनके प्रोडक्शन मैनेजर ने डॉक्टर बीसी रॉय, चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, से फंड्स की रिक्वेस्ट की। चीफ मिनिस्टर के कहने पर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने उन्हें कर्जा दे दिया। अब जनाब सरकारी पैसा तो मिल गया मगर यह पैसा इंस्टॉलमेंट्स में मिला करता था, जिसकी वजह से फिल्म की शूटिंग भी इंस्टॉलमेंट्स में हुआ करती थी। पहले थोड़ी शूटिंग करो, फिर उसके बिल सरकारी दफ्तर में जमा करवाओ, पास होंगे और अगली इंस्टॉलमेंट मिलेगी। इस वजह से यह फिल्म बीच में अटक जाती थी। फिल्म में कंटिन्यूटी मेंटेन करने में भी दिक्कत आने लगी थी। सत्यजीत रे लिखते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग वो सिर्फ संडे को किया करते थे क्योंकि बाकी के वीक डेज में उनकी यूनिट के सदस्य काम किया करते थे, किसी सरकारी दफ्तर में, किसी प्राइवेट फर्म में। एक बार एक संडे को उन्होंने इस फिल्म का एक सीन शूट किया जिसमें काश फ्लावर्स को शूट किया गया था। जब अगले संडे वो उस फूल का बाकी हिस्सा शूट करने पहुंचे तो वो फूल झड़ चुके थे और उन्हें उस फूल के दोबारा खिलने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ा। तो इन तमाम मुश्किलों से गुजरकर पौथेर पांचाली लगभग 3 साल में पूरी हुई और जब ये रिलीज हुई तो पूरे विश्व में इंडिया के सत्यजीत रे की धूम मच गई। वापस आकर पढ़ूंगा एक एसएमएस जो श्रीनगर के अदनान ताक साहब ने भेजा है। इसमें उन्होंने सवाल पूछा है मुझसे कि भारत में बनी पहली सिनेमास्कोप फिल्म कौन सी थी। अदनान ताक साहब, आपके सवाल का जवाब दूंगा थोड़ी ही देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। तो जनाब अब बारी है श्रीनगर के अदनान ताक साहब के सवाल का जवाब देने की। उन्होंने पूछा था भारत में बनी पहली सिनेमास्कोप फिल्म कौन सी थी। भारत में बनी पहली ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमास्कोप फिल्म थी कागज के फूल, जो 1959 में रिलीज हुई थी। फिल्म कागज के फूल के निर्माता निर्देशक गुरुदत्त और म्यूजिक डायरेक्टर सचिन देव बर्मन थे। गीत लिखे थे कैफी आजमी ने। कलाकार थे वहीदा रहमान, गुरुदत्त, बेबी नाज, जॉनी वॉकर और मीनू मुमताज। ऐसा माना जाता है कि इस फिल्म को गुरुदत्त ने अपनी जिंदगी के निजी अनुभवों पर आधारित करके बनाया था। भारत की इस पहली ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमास्कोप फिल्म को
हिंदुस्तान की 10 क्लासिक फिल्मों में माना जाता है। और अब बात पहली कलर सिनेमास्कोप फिल्म की। यह फिल्म थी 1961 की रिलीज्ड, जिसका नाम था प्यार की प्यास। प्यार की प्यास फिल्म का निर्माण अनुपम चित्र के बैनर तले हुआ था। इस फिल्म के निर्देशक थे महेश कौल और संगीत दिया था वसंत देसाई ने। फिल्म के कलाकारों में निशी, श्रीकांत, हनी ईरानी, मनमोहन कृष्ण, मनोरमा और डेविड जी जैसे सितारे शामिल थे। तो श्रीनगर के ताक साहब, अदनान साहब को मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी मिल गई होगी। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो SMS कीजिए, लिखिए बिग स्पेस सुहाना सफर और लिख डालिए अपना मैसेज, सवाल, संदेश और भेज दीजिए 55454 पर। आप हमारा ये शो बिग FM के ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं और Facebook पर मुझसे कांटेक्ट करने के लिए लाइक कीजिए हमारा ऑफिशियल Facebook पेज facebook/सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। बड़े प्रेम और शांति से आपने सुना, बहुत आभारी हूं। और अंत में आप सबके अंदर बैठे हुए अनचिन्हे, अनजाने, अनदेखे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।